हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग नए वीडियो में महाजनपद काल जो 600 बीसी का जो फेज है महाजनपद काल उसके बारे में जानेंगे। और यह युग जो है वो क्रांतियों का युग है और बहुत ही इंपॉर्टेंट युग है क्योंकि यहीं से भारतीय इतिहास का ऐतिहासिक युग प्रारंभ होता है। हमें कई लिखित प्रमाण भी हमें 600 बीसी से मिलने प्रारंभ हो जाते हैं। तो कुल मिलाकर हम देखें तो राजनीतिक दृष्टिकोण से, आर्थिक दृष्टिकोण से, सामाजिक दृष्टिकोण से और धार्मिक दृष्टिकोण से भी यह युग जो है 600 बीसी अर्थात महाजनपद काल का युग क्रांतियों का युग माना जाता है। लेकिन इस सेक्शन को अच्छे ढंग से समझने के लिए और जहां से क्वेश्चंस आते हैं उसको समझने के लिए जरूरी है कि उन एस्पेक्ट्स को पहले समझा जाए जो जहां से प्रश्न पूछने की संभावना बहुत अधिक होती है। तो एंशिएंट इंडिया के किसी भी सेक्शन से सोर्सेस से प्रश्न काफी पूछे जाते हैं। 600 बीसी जिसे महाजनपद काल भी कहा जाता है और इसको जानने के लिए स्रोत हमारे पास क्या क्या उपलब्ध है। तो स्रोत जैसे पिछले वीडियोस में मैंने इस बात को क्लियर किया था कि स्रोत जो होता है वो दो ही तरह का होता है। एक तो पुरातात्विक प्रमाण आर्कियोलॉजिकल एविडेंस और दूसरा लिखित प्रमाण। तो यहां से प्रश्न पूछने की संभावना बहुत अधिक होती है। तो पुरातात्विक प्रमाण में हमारे पास क्या उपलब्ध है 600 बीसी के इतिहास को जानने के लिए, उसमें हम लोग देखेंगे कि एनबीपीडब्ल्यू नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, हिंदी में उसे उत्तरी काली पॉलिश मृदभांड कहते हैं। अर्थात 600 बीसी में जो मृदभांड बनाए जाते थे अर्थात मिट्टी के बर्तन बनाए जाते थे उसे एनबीपीडब्ल्यू अर्थात उत्तरी काली पॉलिश मृदभांड कहा गया। मृदभांडों पर काला ओक अर्थात पॉलिश लगाया जाता था, इसलिए उसका नामकरण एनबीपीडब्ल्यू हुआ। दूसरा पंचमार्ग या आहत सिक्का। पंचमार्ग या आहत सिक्का इस युग के इतिहास को जानने का एक महत्वपूर्ण पुरातात्विक प्रमाण है और भारत में सिक्कों का प्रचलन सर्वप्रथम इसी युग से प्रारंभ होता है। सिक्के जो मिलने प्रारंभ होते हैं, जो प्राचीनतम सिक्के हैं या जो पहली बार सिक्कों का निर्माण शुरू हुआ जिसे आहत सिक्का या पंचमार्ग सिक्का कहा जाता था, वो 600 बीसी से प्रारंभ हुआ और मान्य मत के अनुसार 500 बीसी के आसपास ये सिक्कों का निर्माण प्रारंभ हुआ। तो हमें इस युग के पंचमार्ग सिक्के आहत सिक्के मिले हैं जिससे इस युग के विषय में हमें जानकारी मिलती है। और तीसरा हाथी गुंफा अभिलेख। कलिंग के शासक हालांकि आगे के चरण में वो हुए, वो पोस्ट मौर्यन फेज में हुए। कलिंग जो उड़ीसा के क्षेत्र को कलिंग कहा जाता, वहां के शासक थे खारवेल जो जैन धर्म के संरक्षक भी थे। उनका हाथी गुंफा अभिलेख जो है उस अभिलेख से अभी हमें जो उदयगिरी की पहाड़ी पर है उस अभिलेख से भी हमें इस युग के विषय में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। तो यह तो हो गया पुरातात्विक प्रमाण हमारे पास क्या है इस युग के इतिहास को जानने का। अब हमारे पास लिखित प्रमाण के रूप में विशद प्रमाण उपलब्ध है 600 बीसी के इतिहास को जानने के लिए, जिसे हमें जानना होगा। हम लोगों ने पिछले वीडियो में इस बात की चर्चा की थी कि लिखित प्रमाण को 3 कैटेगरी में बांटते हैं। पहला
जो धार्मिक साहित्य, क्योंकि हमारे देश में इतिहास लेखन की परंपरा तो रही नहीं, हम लोगों ने इंटेलेक्चुअलिटी पर, अध्यात्म पर ज्यादा बल दिया, तो हमारे देश में जो धार्मिक साहित्य है ना, वो भी इतिहास को जानने का महत्वपूर्ण स्रोत हो जाता है। और शेष साहित्यों को हम लोग नॉन रिलीजियस बुक या धर्मेतर साहित्य के अंतर्गत रखते हैं। और विदेशी यात्रियों का विवरण, जो विदेशी यात्री भारत आए, उन्होंने जो भारत को देखा, सुना, लिखा, वो एक इंपॉर्टेंट सोर्स हो जाता है हिस्ट्री को जानने का। और इस युग में हमें कई ऐसे विवरण मिलते हैं जो सिकंदर से पहले जो विदेशी यात्री भारत आए उनका विवरण से भी हमें पता लगता है 600 बीसी के इतिहास का। सिकंदर के समकालीन भी कुछ विदेशी इतिहासकार हैं, और सिकंदर के बाद भी कई इतिहासकार आए जिन्होंने इस युग के विषय में महत्वपूर्ण जानकारी दी है, जिसका विशद विश्लेषण करना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि यहां से प्रश्न पूछने की संभावना बनती है। तो हम लोग देखें कि इस युग के इतिहास को जानने का हमारे पास जो लिखित प्रमाण है, पहला हम लोग ब्राह्मण साहित्य को लेकर चलते हैं। ब्राह्मण साहित्य, ब्राह्मण को ये जो सनातन धर्म का साहित्य है उसे ब्राह्मण साहित्य कहा गया है। और इस युग में वेदांग की रचना हुई थी। वेदांग, 6 वेदांग, जिसकी चर्चा हम एक अलग वीडियो में कर चुके हैं। ये वेदांग थे शिक्षा, कल्प, निरुक्त, छंद, व्याकरण और ज्योतिष, जिसकी रचना इसी युग में हुई। और कल्प नामक वेदांग से, कल्प के 4 हिस्से मैंने बताया था, स्रोत सूत्र, गृह सूत्र, धर्म सूत्र और शूल्व सूत्र। तो वहीं से सूत्र साहित्यों की रचना हुई। और यही सूत्र साहित्य जो है, जो 600 बीसी में जिसकी रचना हुई, ये हमारे देश में, भारतवर्ष में विधि के पुस्तक का, कानून के पुस्तक का अगर हम ओरिजिन कहें तो वो सूत्र साहित्य है। कल्प नामक वेदांग से सूत्र साहित्य निकला। और जो सूत्रकार थे, मैंने कहा ये जो कानून है, कानून का विधि की जो पुस्तक है, उसका ओरिजिन हम सूत्र साहित्य को मान सकते हैं। और जो प्राचीनतम सूत्रकार थे उसमें गौतम का नाम बहुत ही महत्वपूर्ण है। और सबसे प्राचीन जो सूत्र साहित्य है वो गौतम धर्म सूत्र ही है। इसके अलावा बौधायन धर्म सूत्र, आपस्तंभ धर्म सूत्र, वशिष्ठ धर्म सूत्र महत्वपूर्ण सूत्र साहित्य है। इसके अलावा स्मृति साहित्य की रचना भी इस युग में हुई। और स्मृति साहित्य से हमें बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां मिलती हैं 600 बीसी अर्थात महाजनपद काल के विषय में, जिसमें मनु स्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, विष्णु स्मृति, बृहस्पति स्मृति, पराशर स्मृति, वशिष्ठ स्मृति और नारद स्मृति, ये महत्वपूर्ण स्मृति ग्रंथ हैं। और खासकर मनु स्मृति जो पुष्यमित्र शुंग के ये समकालीन थे, और इनके स्मृति ग्रंथों से हमें, स्मृति ग्रंथ से हमें बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां मिलती है। और स्मृति ग्रंथ भी विधि से संबंधित पुस्तक है। कर्तव्य दायित्व क्या है, इन सब के विषय में बताया गया है स्मृति साहित्यों में। और खासकर चूंकि इस युग में 600 बीसी के युग में, महाजनपद काल में सूत्र साहित्यों की रचना हुई, इसलिए इस युग को हम सूत्र काल के नाम से भी जानते हैं। महाजनपद काल को सूत्र काल, जैसे उत्तर वैदिक काल को हम लोग उपनिषद काल भी कहते हैं, उसी तरह 600 बीसी के युग को हम लोग सूत्र काल भी कहते हैं। अब हम लोग आए बौद्ध साहित्य से हमें, क्योंकि इस युग में बौद्ध धर्म और जैन धर्म का भी उत्थान होता है। और बौद्ध धर्म में भी कई साहित्यों की रचना हुई, जैन धर्म में भी कई साहित्यों की रचना हुई, जहां से हमें इस युग के विषय में महत्वपूर्ण जानकारियां मिलती हैं। बौद्ध साहित्य में त्रिपिटक साहित्य, हालांकि सबसे प्राचीनतम जो बौद्ध साहित्य है उसे त्रिपिटक साहित्य कहा गया, जिसके 3 भाग हैं, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। इन त्रिपिटक साहित्य से तो हमें जानकारी मिलती है। सुत्त निपात, बौद्ध ग्रंथ सुत्त निपात से, दीर्घ निकाय से,
अंगुतर निकाय बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है। और 16 महाजनपद जो इतिहासकारों में जो मान्य मत है 16 महाजनपद को लेकर कि कौन कौन से 16 महाजनपद थे इस युग में, वो सबसे प्रामाणिक अंगुतर निकाय है जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे। और जातक कथाओं से भी हमें इस युग के विषय में महत्वपूर्ण सूचनाएं मिलती हैं। अगर हम जैन साहित्यों की बात करें तो भगवती सूत्र, यहां से भी हमें 16 महाजनपद की सूचना मिलती है। वो थोड़ा डिफर करता है अंगुतर निकाय से। सबसे ज्यादा मान्यता अंगुतर निकाय में वर्णित 16 महाजनपदों को दी गई है। उसके अलावा उबाय सूत्र, कल्प सूत्र, आचारांग सूत्र और आवश्यक चूर्ण, या जो जैन साहित्य है यहां से भी हमें महत्वपूर्ण जानकारियां मिलती हैं इस युग के विषय में। अब हम लोग आगे देखेंगे। क्या क्या विदेशी स्रोत, विदेशी यात्रियों के विवरण, कई विदेशी यात्री भारत के संदर्भ में जो लिखा है वहां से हमें कई महत्वपूर्ण जानकारियां मिलती हैं। तो जो भी विदेशी यात्री है उसको हम लोग 3 कैटेगरी में बांट देते हैं। सिकंदर से पहले जो विदेशी यात्री आए या जो विदेशी स्रोत है इस युग के इतिहास को जानने का, सिकंदर के समकालीन, और देन सिकंदर के बाद जो इतिहासकार आए, विदेशी इतिहासकार जिनके लेखन से हमें बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है, उसकी चर्चा हम लोग करेंगे। सबसे पहले तो हिस्टोरिका, जिसके रचनाकार हेरोडोटस है, यहां से हमें महत्वपूर्ण सूचनाएं मिलती हैं इस युग के विषय में। ज्योग्राफी, हिकेटियस मिलेट के द्वारा लिखा गया ज्योग्राफी, यहां से भी हमें महत्वपूर्ण सूचना मिलती है। एक यूनानी योद्धा थे स्काइलास, जो सिंधु नदी के खोज में आए थे, तो इनके विवरण से भी हमें, स्काइलास के विवरण से भी हमें महत्वपूर्ण सूचना मिलती है 600 बीसी युग के बारे में। और टेसिटस, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, जो ईरान के राजा अरिथैक्सस के ये राजवैद्य थे, ये ईरान के शासक अरिथैक्सस के राजवैद्य थे, और इनके विवरण से भी हमें इस युग के विषय में महत्वपूर्ण सूचना मिलती है। अब हम लोग देखेंगे कि सिकंदर के समकालीन कौन कौन इतिहासकार थे, जहां से हमें 600 बीसी के विषय में महत्वपूर्ण सूचना मिलती है। एक तो अरिस्टोबुलस, नियार्कस, चारस और यूनेनीज, ये सिकंदर के समकालीन इतिहासकार हैं, जो जिन्होंने सिकंदर के विषय में और उस समकालीन घटनाओं के विषय में जिक्र किया है अपनी पुस्तकों में। तो यहां इनसे काफी हमें सूचना मिलती है। और जो सिकंदर के बाद जो विदेशी यात्री आए, जिसमें मेगास्थनीज, ये चंद्रगुप्त मौर्य के समय में थे। इनकी पुस्तक का नाम इंडिका है, जो हालांकि अभी मूल रूप में अब इंडिका नष्ट हो चुका है, लेकिन समकालीन लेखकों ने इंडिका को पढ़ा था और उसके उद्धरणों को अपनी पुस्तक में लिखा है, जिससे हमें पता चलता है कि इंडिका में से हमें क्या क्या सूचनाएं मिली हैं। तो मेगास्थनीज एक इंपॉर्टेंट, मेगास्थनीज के विवरण से डायमेकस, प्लिनी, टॉलमी, डायडोरस, एरियन, प्लूटार्क, कर्टियस खासकर पोरस के बारे में, जो झेलम का युद्ध हुआ था सिकंदर और पोरस के बीच में, वो पोरस के विषय में ये कर्टियस सूचना देता है और कहता है कि पोरस जब अपनी सेना के साथ आ रहा था तो अपने सामने वो हेराक्लीज की मूर्ति रखे हुए था। हेराक्लीज की तुलना कृष्ण भगवान से की गई है। इस तरह का विवरण हमें कर्टियस के विवरण से प्राप्त होता है। और खासकर अन्ना सिक्रिटीज, इसका विवरण, इसकी पुस्तक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अन्ना सिक्रिटीज, और इन्होंने सिकंदर की जीवनी लिखा है। सिकंदर की जीवनी लिखने का श्रेय अन्ना सिक्रिटस को जाता है। तो हमें काफी महत्वपूर्ण सूचनाएं मिलती हैं विदेशी यात्रियों के विवरण से भी। और हमने बताया कि विदेशी यात्रियों को हम लोगों ने 3 कैटेगरी में रख दिया, जो सिकंदर से पहले आए थे, जो सिकंदर के समकालीन थे, और सिकंदर के बाद जो आए।
जिनके विवरण से हमें इस युग के विषय में तो हम लोगों ने देखा तो कि ऐतिहासिक युग जो प्रारंभ होता है ना भारतीय इतिहास में, ऐतिहासिक युग प्रारंभ माना जाता है महाजनपद काल से 600 बीसी से, क्योंकि हमें कई तरह के लिखित प्रमाण मिलते हैं। हमें धार्मिक साहित्य भी मिलता है, हमें धर्मेत्तर साहित्य भी मिलता है। वेद पर लिखी गई जो पहली पुस्तक थी वो यास्क के द्वारा लिखा गया निरुक्त था। क्लासिकल संस्कृत में भारत में पहली पुस्तक जो लिखी गई वो यास्क मुनि के द्वारा लिखा गया निरुक्त था। और लौकिक संस्कृत में जो पहली पुस्तक लिखी गई वो पाणिनि के द्वारा लिखा गया अष्टाध्यायी था। पाणिनि के द्वारा लिखा गया अष्टाध्यायी ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और यहां से हमें कई सूचनाएं मिलती हैं। अष्टाध्यायी पर कई टीका भी आगे चलकर लिखा गया, जैसे महाभाष्य अष्टाध्यायी पर लिखा गया ही टीका है। इसके अलावा महाभाष्य लिखने का जो पुष्यमित्र शुंग के जो राज पुरोहित थे पातंजलि, उन्होंने ही महाभाष्य लिखा है। और कात्यायन की वर्तिका जो भी अष्टाध्यायी पर लिखा गया टीका है। जयादित्य और वामन के द्वारा लिखा गया कशिका, वो भी अष्टाध्यायी पर लिखा गया टीका है। तो लौकिक संस्कृत में लिखा गया और भारत में संस्कृत व्याकरण पे लिखा गया जो पहला पुस्तक था वो पाणिनि का अष्टाध्यायी था, जो इसी युग की कृति है। पाणिनि का टाइम पीरियड 500 ईसा पूर्व का माना जाता है और इसे महापद्मनंद का समकालीन माना गया है। पाणिनि को महापद्मनंद का जो मगध के शासक थे, नंद वंश के शासक थे, उन्हीं का समकालीन माना गया है और उनके विवरण से भी हमें इस युग के विषय में जानकारी मिलती है। तो 600 बीसी का युग इस क्रांतियों का युग है और इस पर डिटेल हम लोग चर्चा करेंगे, लेकिन इसको सेक्शन वाइज समझने के लिए ताकि आप लोग सहजता और सरलता से इसको समझ पाए महाजनपद काल को, कैसे प्रगतिशील सभ्यता को आर्यों ने जन्म दिया। ऋग्वैदिक काल आप लोग जान चुके हैं, उत्तर वैदिक काल में क्या परिवर्तन आया सामाजिक स्वरूप में, धार्मिक स्वरूप में, राजनीतिक स्वरूप में, आर्थिक स्वरूप में। और इस युग में आकर हर एक जीवन के हर एक आयाम में व्यापक परिवर्तन आता है। बौद्धिक क्रांति भी आती है। इसी युग में बौद्ध धर्म, जैन धर्म जैसे धर्मों का उदय होता है। इस युग में और भी कई दार्शनिक विचारधाराओं का उदय होता है जिसकी चर्चा भी होगी अलग वीडियो में, चूंकि इसको सेक्शन वाइज जानना बहुत ही जरूरी है और यहां से प्रश्न पूछने की संभावना बहुत अधिक होती है। इसलिए अब हम लोग देखें कि महाजनपद काल में जो 16 महाजनपद थे वो कौन कौन से थे। तो ये 16 जनपद अगर हम पूर्व से बात करें, सबसे पूर्वी छोर पर, तो अंग महाजनपद, उसके बाद वज्जी के बगल में मगध के बगल में कौशल के बगल में काशी और देन वत्स महाजनपद, सुरसेन, अवंती, सबसे दक्षिणतम हिस्से में अस्मक, चेदी, पांचाल, कुरु, मत्स्य, राजस्थान में मत्स्य महाजनपद था। सिंधु नदी के पार देखें तो गांधार एक बहुत ही महत्वपूर्ण महाजनपद। और भारत में गांधार की जो राजधानी थी तक्षशिला, भारत के संस्कृति में सबसे प्राचीनतम शिक्षा, साहित्य और व्यापार का जो केंद्र था वो तक्षशिला था, है ना। तो यह महाजनपद भी बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे दूरस्थ कंबोज महाजनपद था। इसके अलावे मल्ल ये गणतंत्र था। हम लोग देखेंगे कि महाजनपद काल में 16 महाजनपद जो बड़े बड़े राज्य थे, इसके अलावे गणतंत्रों की अवधारणा भी इस युग में थी, जिसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे अलग वीडियो में। पूरे महाजनपद काल के गणतंत्रों का उल्लेख करेंगे और वहां शासन किस ढंग से चलता था इसका हम लोग उल्लेख करेंगे। और हम देखते हैं कि इस 16 महाजनपद की जो चर्चा है वो बौद्ध ग्रंथ महावस्तु में, उसके अलावा चुल्ल निदेश में और अंगुतर निकाय में, महावस्तु, चुल्ल निदेश और अंगुतर निकाय, यहां से हमें बौद्ध ग्रंथ हैं ये सारे, और यहां से हमें 16 महाजनपद के विषय में सूचना मिलती है। इसके अलावे जैन ग्रंथ भगवती सूत्र से भी हमें 16 महाजनपदों के विषय में सूचना मिलती है। लेकिन सबसे प्रामाणिक जो है, सबसे प्रामाणिक
अंगुतर निकाय, बौद्ध ग्रंथ अंगुतर निकाय में वर्णित 16 महाजनपदों को दिया गया है। हम जो इसको सेक्शन वाइज इसलिए बना रहे हैं कि आप लोग सरलता से समझ पाए। इसके बाद जो वीडियो नेक्स्ट वीडियो पार्ट होगा उसमें ये 16 कौन कौन महाजनपद थे और उसके विषय में हम आपको, उसकी राजधानी के विषय में, वहां के शासक के विषय में हम आपको जानकारी देंगे, क्योंकि ये सेक्शन थोड़ा लंबा है और इसको समझना, सरलता से समझना बहुत जरूरी है। इसलिए इसको अलग अलग पार्ट में हम वीडियो को क्रिएट कर रहे हैं। तो सबसे प्रमाणिक जो है वो अंगुतर निकाय को माना गया है। और मैंने कहा कि हालांकि आर्य जब आए थे तो सबसे पहले सिंधु नदी और उसके आसपास के क्षेत्र में बसे। जो सिंधु घाटी सभ्यता यहाँ पहले थी और जब वो पतनोन्मुख थी तब आर्यों का आगमन 1500 बीसी के आसपास हुआ। और देन धीरे धीरे आर्य पश्चिम भूलते गए और पूर्व की ओर बढ़ते चले गए। अगर हम महाजनपद काल की बात करें, आपने देखा कि ऋग्वैदिक काल में जो सभ्यता का केंद्र था वो ब्रह्मावर्त था। ब्रह्मावर्त कहा गया है सतलज नदी से लेकर यमुना नदी तक के क्षेत्र को। उत्तर वैदिक काल में सभ्यता का जो केंद्र था वो मध्य देश था। मध्य देश कहा गया है सरस्वती नदी से लेकर गंगा नदी तक के क्षेत्र को मध्य देश कहा गया। उत्तर वैदिक कालीन साहित्यों से हमें सूचना भी मिलती है कि किस तरह आर्य सभ्यता का प्रसार पश्चिम से पूर्व की ओर होता चला गया। जहां शतपथ ब्राह्मण में एक उल्लेख मिलता है कि विदेह माधव ने अपने गुरु राहुल गण की मदद से नए नए प्रदेशों को अग्नि का स्वाद चखाते हुए आर्य सभ्यता का विस्तार सदानीरा नदी तक अर्थात गंडक नदी तक किया। तो धीरे धीरे आर्य सभ्यता का विस्तार होता चला गया। अगर प्रश्न ये पूछा जाए कि 16 महाजनपद में सबसे अधिक घना या सबसे अधिक विस्तार 16 महाजनपद का किस क्षेत्र में हुआ, तो आपका जवाब होगा गंगा घाटी क्षेत्र में। मैक्सिमम जो महाजनपद थे वो गंगा घाटी क्षेत्र में। आप देख रहे हैं ये इस एरिया में सबसे अधिक महाजनपद है। इसलिए सबसे अधिक, ये प्रश्न कई बार पूछा गया है कि सबसे अधिक विस्तार किस क्षेत्र में हुआ महाजनपद काल में राज्यों का, तो वो गंगा घाटी क्षेत्र में था। अगले वीडियो में हम लोग 16 महाजनपद को अलग अलग देखेंगे और वहां जो भी महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं, जो अवधारणाएं हैं, वो हम आपके सामने रखेंगे। इस वीडियो में हम लोग यहीं तक रखेंगे इस वीडियो को, और निश्चित रूप से बहुत जल्दी अगला वीडियो मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा जहां पे 16 महाजनपदों की चर्चा होगी। देन गणतंत्र से संबंधित वीडियो हम अलग से प्रस्तुत करेंगे और क्या क्या परिवर्तन आया 600 बीसी के युग में, क्या सामाजिक परिवर्तन आया, राजनीति में परिवर्तन कैसे आया, उसके पीछे क्या एस्पेक्ट है, इन तमाम पक्षों को हम देखेंगे, है ना। धर्म में क्या परिवर्तन आया, उन बातों को भी हम जानेंगे। और उसके बाद जो दार्शनिक विचारधाराएं हैं, नई नए दार्शनिक विचारधाराओं का सूत्रपात भी इस युग में होता है। अजीत केशकम्बलिन, संजय दलठी पुत्र, पूरन कश्यप, मक्खली गोसाल, चारवाक जैसे विद्वान इसी युग की देन है ना। महात्मा बुद्ध, महावीर, जैन जैसे विद्वान। तो हम लोग इसको, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट युग है, क्रांतियों का युग है, तो हम लोग इसको बहुत गहनता से और बहुत ही सरलता से समझने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बात मैं कहना चाहूंगा कि जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, जितने भी छात्र छात्राएं हैं, मेरा उद्देश्य कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में आप लोगों को मदद पहुंचाना है और इसी दिशा में मैं प्रयास भी कर रहा हूं। आप लोग कृपया समर्थन दें और वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच शेयर करें ताकि इस वीडियो का लाभ और सारे लोग उठा सकें। तो ठाकुर क्लासेस के चैनल को कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें, हमें समर्थन दें ताकि हम नए नए वीडियो जल्दी जल्दी आप लोगों के समक्ष पहुंचा सकें। धन्यवाद।